जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा इस क्लास में डिले हो गया। डिले होने का कारण था कि ये ऑलरेडी क्लास बन चुका था। क्लास बनने के बाद जो है कि जब चेक किया गया तो इसमें वॉइस प्रॉब्लम आने लगा तो फिर इसको जो है कि फिर से क्लास को बनाना पड़ा। ठीक है, इसके वजह से जो है कि थोड़ा सा डिले हो गया है ना। तो ये जो आपका चैप्टर है आपका वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। यानी कि जितने भी आप एग्जाम देखेंगे ना जिसमें जीएस वगैरह पूछा जाता है, वहां पे भी ये पोर्शन पूछा जाता है। साथ ही साथ चूंकि ये आधुनिक भारत में शिक्षा के सुधार से जुड़ा हुआ है और जीएस में शिक्षा एक जो है कि महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है जिससे जो है कि प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जीएस में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ देखेंगे तो ये आपका सीटेट में भी यह एक टॉपिक जुड़ता है, क्योंकि ये टीचिंग प्रोफेशन से ही प्रॉपर ये जुड़ा हुआ एक जो है कि एग्जाम है, टीचर सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें शिक्षा से सवाल पूछा जाता है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ देखते हैं तो ये जो आपका नेट जेआरएफ वाला जो एक टॉपिक है, नेट जेआरएफ वहां पर भी ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है और अच्छे खासे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। कम से कम एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, एक प्रश्न कम से कम पूछेगा। दो पूछ ले कोई बात दिक्कत नहीं है, दो से ज्यादा नहीं पूछता है। तो इससे जो प्रश्न पूछा जाता है, एक से दो के बीच में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। इसी वजह से ये टॉपिक क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चूंकि ये एक क्लास में नहीं होगा है ना, दो क्लास में होगा, जैसा कि मैं आपको करा रहा हूं, जैसा कि आपको मैं कराता जा रहा हूं कि एक तो कॉन्सेप्ट का जो है क्लास लेते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन का भी क्लास लेते हैं। तो सामान्य तौर पे देखेंगे तो पहले यहाँ पे एक क्लास देखेंगे जो प्योर आपका कॉन्सेप्ट का होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट का क्लास होगा। अब उसमें जितना भी कवर हो जाए, टोटल इसमें जो है कि लगभग 63 जो है कि आपके पेजेस हैं, है ना। इसमें टोटल 63 पेजेज है। तो 63 पेजेज है तो इसका मतलब ये हो गया कि 62 के आसपास पेजेज हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट का प्योर क्लास होगा, उसके बाद देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट प्लस वहां पे प्रैक्टिस सेशन दोनों, यानी कि प्रश्न दोनों का जो है कि वहां पे सेशन देखा जाएगा। तो यानी कि दो क्लासेज इसमें होंगी। तो बिना देर किए फटाफट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखते हैं तो सामान्य तौर पे अभी तक जो है कि अंग्रेज जो मूल ढांचा की बात करें, है ना, जो मूल शिक्षा की जो मूल ढांचा है जिसपे जो है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम चलता है, वो सिस्टम देखा जाए तो जो मैकाले एजुकेशन सिस्टम लेके आया था, है ना, इंग्लिश मीडियम, वही सिस्टम पे हम जो है कि आज तक चलते आ रहे थे। कहां तक? 2020 तक। 2020 तक हम जो है कि मैकाले के उसी स्कूलिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। यहां पे देखते हैं तो 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई गई है, जिसके तहत जो स्कूलिंग सिस्टम था, स्कूलिंग सिस्टम का पूरा ढांचा ही चेंज कर दिया गया, पूरा ढांचा चेंज कर दिया गया। अब वो ढांचा कैसे कैसे चेंज किया गया है, क्या क्या परिवर्तन आया है, क्यों परिवर्तन किया गया है और उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो 2020 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है कि लागू किया। ये लागू एग्जैक्ट जो होता है ये 29 जुलाई 2020 को, ये एग्जैक्ट डेट याद रखना है आपको, 29 जुलाई 2020 एग्जैक्ट जो है कि आपको डेट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको 5 साल हो गया, लगभग छठा साल आने वाला है। तो इस तरह के प्रश्नों को पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्ट डेट बताइए कि नई एजुकेशन पॉलिसी कब लागू की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य 34 वर्ष पुरानी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2086 को प्रतिस्थापित करना। अब यहां पे समस्या क्या थी, अब थोड़ी सी समस्या जान लेते हैं, है ना। इस पॉलिसी को लाने की आवश्यकता क्या थी। जब हम समस्या जानेंगे, है ना, समस्या, तो फिर हमें एक आवश्यकता मिलेगी, आवश्यकता जिसके तहत नई एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या यहां पे निकल के आती है, सबसे बड़ी जो समस्या निकल के आती है वो निकल के आती है बेरोजगारी की। यहां पे अच्छे खासे लोग जो है कि डिग्री होल्डर, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। क्यों? डिग्री तो है, स्कूलिंग तो है, बट कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल स्किल नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के समाधान के लिए देखते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेके आया जाता है ना। जब अभी मोदी जी सरकार में आए थे तो 2014 में देखते हैं तो 2014 में प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP, है ना, प्रधानमंत्री या PMSDP प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए थे, जिसके तहत कोशिश ये की गई थी कि जितने भी लोग हैं, है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हम कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्किल दे दे, स्किल सिखा दे, उनको 4 महीने 5 महीने 6 महीने की एक ट्रेनिंग टाइप काम सेशन दे दे। उसके बाद आप वहां पे इंटर्नशिप कहीं पे करा देंगे, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, है ना, कुकिंग वगैरह का हो गया, और भी बहुत सारे जो है कि क्षेत्र से रिलेटेड स्किल लेके आया गया था। और ट्राई ये किया गया था कि हमारे जो युवा, पढ़े लिखे युवा है, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको हम एक स्किल दे देते हैं, स्किल दे देंगे तो हम उनको इजिली जो है कि अपने अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ पाएंगे और उनका उपयोग कर पाएंगे। तो ये आवश्यकता बन गई। बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और शिक्षा के प्रति लोगों का जो है कि जागरूकता, जिसके तहत पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आया गया। तब भी जो है कि ये समस्या आज भी देखा जाए तो ये समस्या लगातार विकराल होती है, बढ़ती हुई चल रहा है। ठीक है, तो कोशिश ये किया गया कि हम एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं, आवश्यकता ये महसूस हुई कि एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हो जो क्लास 6 से, यानी कि अर्ली स्टेज से ही बच्चे में कोई एक स्पेसिफिक जो है स्किल डेवलपमेंट जो है कि उसमें करता जाए, ताकि बच्चा वो जब 9, 10, 11, 12 तक जाए तो 12th तक वो इंडिपेंडेंट, आश्रित ना रहे घर वाले। रोजगारी, वो कुछ ना कुछ अपना जो है कि स्किल पा गया है, जिसके तहत वो कुछ ना कुछ जो है कि प्रोडक्टिव काम अर्थव्यवस्था में करेगा, और उस प्रोडक्टिव काम अर्थव्यवस्था में करने के कारण उसकी यूटिलिटी समाज में बनी रहेगी, अर्थव्यवस्था में बनी रहेगी, और उसका एक अर्निंग का आधार, यानी कि एक आय का स्रोत बना रहे, है ना। जैसे प्रारंभिक काल में देखते हैं तो महात्मा गांधी का एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक जो है स्टेटमेंट आता है कि बहुत बार कहा जाता है महात्मा गांधी जातिवादी के पक्षधर, महात्मा गांधी जातिवाद के क्या थे, पक्षधर थे। ये काफी हद तक सही भी देखने को मिलता है उनके स्टेटमेंट में, है ना। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए, वास्तविकता में अगर हम देखते हैं तो महात्मा गांधी जाति के पक्षधर नहीं थे। महात्मा गांधी जाति के पक्षधर नहीं थे, वो जाति व्यवस्था के पक्षधर थे। जाति जो व्यवस्था उसके पक्षधर थे। उसके पक्षधर से क्या मतलब है, क्या मतलब है कि हमारे समाज में हर जातियों का कामों का बंटवारा हो रखा है। तो महात्मा गांधी का मानना था कि हर जाति का जो काम का बंटवारा हुआ है, उस घर के बच्चों को कम से कम वो काम तो सीख ही लेना चाहिए। वो काम जब सीख लेंगे, इसका मतलब कि उनकी
का जो उनका जो एक स्किल तो उसके अंदर आ गया, तो उसके अंदर जब एक स्किल आ गया तो उसे आगे चल के अपने लाइफ में आगे बढ़ने को सोचना होगा। अब कमाने खाने के लिए सोचना नहीं होगा कि यार हमारी लाइफ कैसे चलेगी, अर्निंग कहाँ से होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि एक जो घरेलू उनका व्यवसाय है वो जानते हैं, उनसे उनकी जीविका चलेगी। अब तो बेसिकली महात्मा गांधी का ये थिंकिंग था, और इसी चीज को आधार बना के देखते हैं कि सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें चेंजेस लेके आई, और यहाँ पे प्लान ये किया गया कि क्लास 6 से ही बच्चे को कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जोड़ दिया जाएगा। तभी से जो है कि बच्चा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेगा, जबकि वो 10th 12th तक जाते जाते प्रॉपर उसमें स्किल्ड हो जाएगा, तो उसे लाइफ में एक स्किल तो मिल जाएगी जिसके दम पे, जिसको यूज करके वो अपनी लाइफ जो है कि जी सकता है। फिर उसके बाद वो आगे सोचेगा कि आगे कैसे बढ़ना है, किस सेक्टर में। ठीक है, और इसी के तहत 2020 की नई पॉलिसी लेके आई गई। और पुरानी पॉलिसी देखा जाए, पुरानी पॉलिसी जो 34 वर्ष पुरानी थी, 1986 वाली जो है कि पॉलिसी को प्रतिस्थापित किया गया, चेंज कर दिया गया 2020। एक चीज और यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, 86 के बारे में एक चीज और पूछा गया है कि 86 में एक बार कब संशोधन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 86 में एक बार संशोधन किया गया है 1992 में जो है कि संशोधन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी आया था, आर्थिक सुधार हुआ था, तो इसके तहत बहुत सारे बदलाव हुए थे अर्थव्यवस्था में, सिस्टम में। तो यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट जो है कि लाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, वो किस समिति के आधार पर या किस समिति के सिफारिश के आधार पर लाई गई थी या लागू की गई थी। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन जो है कि जो इसरो के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है कि ये तैयार की गई थी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि एक बार इसमें 1992 में जो है कि संशोधन किया गया है, सुधार किया गया। ये दोनों चीजें जो है कि आपसे पूछी जाती है, ये भी फैक्ट पूछा जाता है, ये भी फैक्ट पूछा जाता है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। The national education policy 1986 was based on the report of a committee chaired by space scientist के कस्तूरी रंगन। ठीक है, आगे संशोधित किया गया था। ठीक है, वर्ष 1968 और 86 के बाद स्वतंत्रता की तीसरी नई शिक्षा नीति है। ये 2020 वाली जो शिक्षा नीति है वो तीसरी है। कौन सी है? तीसरी। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति। ठीक है, भारत की तीसरी शिक्षा नीति। श्री TSR सुब्रमण्यम ने मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, है ना। और 17 में इसका प्रस्ताव पारित हो गया था कि हाँ इस पे न्यूज होगी। तो ये जो बेस्ट है, ये जो नई 2020 की आपकी शिक्षा नीति आई है, ये किस समिति पे बेस्ड है? तो श्री TSR सुब्रमण्यम समिति पर बेस्ड। लेकिन इसका जो फ्रेमिंग करने का काम है ना, फ्रेमिंग करने का काम इसी जो है कि कमिटी के आधार पर जो है कि ये क्या है, लाई गई है 2020 की जो है एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन इसकी फ्रेमिंग करने का काम, नई एजुकेशन पॉलिसी को बनाने का काम, इसकी फ्रेमिंग करने का काम वो के कस्तूरी रंगन ने किया है। ठीक है, तो दोनों चीजें थोड़ा सा जो अंतर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। दिस इज द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर 1968 and 1986. Sri TSR Subramanian submitted the committee's report for the development of a new education policy in May 2016. नई एजुकेशन शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच,
समानता, गुणवत्ता, वहनीयता या वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर विशेष ध्यान। इसका मतलब मोटा मोटा ये बात किया जाए, यह लोकतांत्रिक वैल्यू या संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। संवैधानिक मूल्यों पर क्या है, ये आधारित है। भाई समानता है ना, अफोर्डेबल कास्ट की बात कर ले, अफोर्डेबल कास्ट की बात कर रहे हैं ना, साथ ही साथ गुणवत्ता, क्वालिटी, वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व, ये सब जो है क्या है, हमारे संवैधानिक मूल्य है। संविधान में लिखा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, समानता के दृष्टिकोण से देखेगा, सबके लिए शिक्षा का समान अवसर प्रदान करेगा, ये सारी बातें की गई है। उत्तरदायित्व इसमें निश्चित करेगा, है ना, और वहनीय शिक्षा, ये सारी बातें वहां पे की गई है। उसी को यहाँ पे लागू करने की कोशिश की गई है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस्ड ऑन इशूज सच एज द एक्सेस, इक्वलिटी और अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन। नई शिक्षा नीति के निर्माण हेतु जून 2017 में पूर्व इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठन किया गया और 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो नई एजुकेशन नीति का जो निर्माण करने वाले के कस्तूरी रंगन, इसे बनाया किसने है, फ्रेमिंग किसने किया है, के कस्तूरी रंगन ने। इसके रिपोर्ट के आधार पर तो सुब्रमण्यम, ये साथ सुब्रमण्यम के जो है कि रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। A committee was constituted in June 2017 under the chairmanship of former ISRO chief Dr. K. Kasturi Rangan for the formulation of the new education policy, है ना, ड्राफ्टिंग की गई है। ठीक है, के कस्तूरी रंगन। और मई में आ गई थी, मई में ये तैयार हो गई, मई 2019 में तैयार हो गई थी, लेकिन लागू हुई है कब से, 29 जुलाई 2020। इस शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी का 6% भाग के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अब समस्या ये है, देखिए भारत अभी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, चौथे सबसे जो है कि बड़ी अर्थव्यवस्था है। 4 ट्रिलियन डॉलर के तहत जो है यहाँ पे आसपास जो है कि लगभग इकोनॉमी है ना, और कहा गया है कि 28-27 तक या मैक्सिमम 30 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक क्या होगी, पहुंच जाए। जबकि यूएसए देखेंगे तो वो आपके 22-23 या 29 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन तक जाता है। चाइना देखेंगे तो आपका 15 से 16 ट्रिलियन तक, 18 ट्रिलियन तक जाता है अर्थव्यवस्था। तो वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था के अगर 3% 4% भी रखते हैं तो एजुकेशन और रिसर्च के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है ना। जैसे मान लीजिए यूएसए का जो टोटल इकोनॉमी का जो है कि जीडीपी का कास्ट है वो मान लीजिए 29 ट्रिलियन डॉलर है, 29 ट्रिलियन डॉलर है ना। तो इसका अगर 2% या 3% या 4% रखते हैं तो भी उनका अमाउंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जबकि भारत की कुल जो है कि इकोनॉमी का साइज अभी 5 ट्रिलियन भी नहीं है, ये 6% भी रखते हैं तब भी क्या होगा, कम ही होगा चाइना और यूएस की तुलना में।
लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ जा रही है कि भारत अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में 1 से 2% तक जाते जाते जो क्या हो जा रहा है। रिसर्च में देखेंगे तो 1% भी नहीं है। रिसर्च में भारत का इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 1% भी 69 के आस 0.69% के आसपास है, 1% भी नहीं है। टोटल एजुकेशन पे इन्वेस्ट देखेंगे तो 2% से भी क्या है, कम है। तो ऐसे में एजुकेशन में जो बढ़ोतरी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो प्रॉपर दिखता नहीं। इसीलिए इसमें प्रोविजन किया गया है कि हम टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन को डोनेट करने की स्थिति में अपने आप को लेके चलेंगे, ताकि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को प्रॉपर जो है कि बना के चल सके। क्यों? क्योंकि यही भारत की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जितना जो है कि प्रोडक्टिव होगा, जितना स्किलफुल होगा, उतना ही अच्छा जो है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उतना ही हमारा भारत का फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा। तो इसलिए यहाँ पे 6% रखा गया कि 6% हम यहाँ पे क्या करेंगे, देंगे टोटल जीडीपी का। अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन पॉलिसी द टारगेट इज टू इन्वेस्ट an amount equivalent to 6% of the country's GDP in the education sector। ठीक है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये चेंजेज आया है, 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो वर्ष कितना होगा इसका, 3 से 18 3 से 18 वर्ष की आयु वाली बच्चों के लिए यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ये जो आपका जो फॉर्मेशन है ना, जो फ्रेम बना हुआ है फाउंडेशन का, एजुकेशन का, वो पूछा जाता है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि इस क्लास के सेशन में क्वेश्चन नहीं देखेंगे, नेक्स्ट जो सेशन होगा क्लास का, वहां पे हम जो क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो ये आपका फ्रेम भी याद रखना है कि 5+3+3+4 इस फ्रेम में हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूलिंग का सिस्टम बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें जो एज इंक्लूड की गई है, एज जो है कि बच्चे की एज कितनी होगी, तो 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी propose an academic structure with a 5+3+3+4 design covering children aged 3 to 18 years। ठीक है। 5 वर्ष के फाउंडेशन स्टेज है। 5 वर्ष का क्या है, फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशन स्टेज 3rd साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड। देखिए फाउंडेशन स्टेज 1 तो 3 साल, जैसे 5 साल का है ना, ये तो 5 साल रखा गया है,
ये जो 5 साल रखा गया इसको तोड़ दिया गया है, 2 + 3 में तोड़ दिया गया है। तो ये 2 जो है कि वो ग्रेड का है, ग्रेड का, ये ग्रेड 2 है, 1 और 2। उसके बाद देखेंगे तो प्री जो है कि जिसे प्री प्राइमरी टाइप का आप बोल दीजिए आप, 1 और 2 ग्रेड है ना, 1 और 2 ग्रेड। उसके बाद 3, 4, 5, तो इसको 2 भागों में जो है कि एक तरीके से तोड़ दिया। ये यहाँ पे बात बताई जा रही है आपसे। 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज, 3 years ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल एंड ग्रेड 1st and 2nd। 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्टेज, 3 वर्ष का क्या है, प्रीपेटरी स्टेज है, 3, 4 और 5। तो इस तरीके से 5 हो गया, ठीक है। 3 years प्रीपेटरी स्टेज, ग्रेड 3rd, 4th and 5, है ना। तो जो 5 हमने देखा, 5 साल का जो हमने देखा, उस 5 साल को 2 भाग में तोड़ दिया गया है, ठीक है। एक तो जो है कि तोड़ा गया है प्री प्राइमरी में जो आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, और यहाँ पे जो है कि आपका ग्रेड 4, 5 और 4 and 5, 3 ग्रेड यहाँ पे है और 2 ग्रेड यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसे सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। और कवर कहां से किया गया है, 3 वर्ष से 18 वर्ष के बीच वाले बच्चे को। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले जो है कि जो सरकारी स्कूल जो सिस्टम चलता था जिसमें हम लोग पढ़े हैं, उसमें बच्चे का एडमिशन होता था 5 साल पे। कितने साल पे एडमिशन होता था, 5 साल पे, सीधे 1 में एडमिशन हो जाता था, है ना, सीधे 1 में एडमिशन हो जाता था, 5 साल पे एडमिशन होता था। अगर एज जो है कि एग्जैक्ट नहीं पता है, बहुत सारे लोग उस जमाने के लोग ऐसे होते थे जो बच्चे की एज वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नोट नहीं करते थे, तो वो अंदाजे से जब स्कूल में एडमिशन दिलाना होता था अंदाजे से ले जाते थे। और प्रिंसिपल साहब जो होते थे ना स्कूल के, वो कहते थे बच्चा ऐसे ऐसे अपना हाथ घुमा के कान पकड़ो। तो अगर बच्चा कान ऐसे पकड़ लेता था ना, तो ये माना जाता था कि 5 साल पूरा हो गया है एडमिशन पे। तो इस तरीके का जो है कि सिस्टम वहां पे चलता था। हालांकि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया है, ठीक है। 3 वर्ष का मध्य, 3 वर्ष का मध्य यानी कि 6, 7 और 8, यहाँ पे भी 3 ग्रेड हो गया है, 6 ग्रेड, 7 ग्रेड और 8 ग्रेड। ये पहले भी था, ये पहले भी था, इसमें चेंजेज नहीं हुआ है। चेंजेज हुआ है यहाँ पर, चेंजेज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर चेंजेज हुआ है, 2 सेक्शन में बांट कर, ठीक है। 3rd ईयर मिडिल अपर प्राइमरी के लिए स्टेज आपका ग्रेड 6, 7 और 8 हो गया है, ठीक है। 4 वर्ष का उच्च माध्यमिक हो गया है ना, आपका 9, 10th ग्रेड, 11th और 12th। ये पहले भी ऐसे सेम टू सेम था, चेंज यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। चेंज कहाँ पे हुआ है, प्राइमरी स्टेज में, ठीक है। 4 ईयर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 9, 10th, 11th और 12th। ये प्रॉपर जो है कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि 3 साल से लेके 18 साल, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। शारीरिक शिक्षा, और शारीरिक शिक्षा यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरीके से अनिवार्य कर दिया। पहले पढ़ते हैं इसमें क्या चीज लिखा है, फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। विद्यालयों में सभी स्तर पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम आदि में भाग ले सके, ठीक है। अब देखिए शरीर जो आपका स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य सबसे बड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा। हमारे जो है कि दादाजी थे वो कहते थे कि 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है इंसान के लाइफ में, 2 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 चीज सबके पास होना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। 2S बोला जाता है इसे, 2S, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों होना, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छी शरीर होना, अच्छी बॉडी होना, साथ ही साथ अच्छी गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा होनी। ये दोनों चीजें क्या है, देखिए संस्कार युक्त शिक्षा की बात कीजिए, संस्कार विहीन शिक्षा की बात मत कीजिए, क्योंकि जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं
संस्कार को ऐसे लगता है कि छोड़ बस शिक्षा ही सब कुछ है। नहीं, आज हमारे समाज में इतनी दयनीय स्थिति क्यों हो गई है? हालांकि उसके एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे मल्टी फैक्टर जिम्मेदार है जो इस समय जो है कि समाज में चल रहा है, देखा जा रहा है। शादियां टूट रही हैं आफ्टर मैरिज, हफ्ते दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन के अंदर ही दुर्घटनाएं हो जा रही हैं किसी कारणवश, या कोई कर दे रहा है जानबूझ के, साजिश के तहत, है ना। या नहीं भी कर रहा है तो शादी होने के बाद जो है कि लंबी शादियां लंबी तक बहुत लंबे समय तक नहीं चल पा रही हैं। इतना जो है कि टेंशन में आ गया है। कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट में जो है कि कई लाखों लोग या कई लाखों जो है कि आपके तलाक के केसेस पेंडिंग पड़ी हुई हैं। विवाह विच्छेद से रिलेटेड जो है केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये इतनी दयनीय स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि हमने शिक्षा को तो महत्व दिया, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया। सिर्फ हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया। तो संस्कार युक्त शिक्षा होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों के लिए इक्वली है, लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए इक्वली है। ऐसा नहीं किसी एक को जो है कि कहा जा रहा है कि नहीं इसी के लड़की के लिए संस्कार युक्त शिक्षा जरूरी है, लड़कों के लिए नहीं है, या लड़कों के लिए संस्कार युक्त शिक्षा जरूरी है, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए इक्वल है। संस्कार युक्त शिक्षा बहुत जरूरी। मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कीजिए, है ना, आधुनिकता को अपनाइए, लेकिन अपने गौरवशाली संस्कृति के साथ, जो आपकी परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनके साथ अपनाइए, उन्हें छोड़कर नहीं। क्योंकि उनके छोड़कर जब भी कोई पेड़ अपनी जड़ को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, अपनी जड़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसका विनाश होना जो है कि क्या होता है, सुनिश्चित होता है। वैसे ही आज के लोग जो है कि क्या कर रहे हैं, अपनी जड़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण जो है कि तबाही और बर्बादी देखने को मिल रहा है। तो संस्कार युक्त शिक्षा यहाँ पे दी जानी है, ठीक है। उसमें बात करें तो 2S की मैं बात किया, यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा को साथ में रखने के लिए शारीरिक शिक्षा यहाँ पे क्या हो गई, अनिवार्य कर दी गई है कि सबको हर एक स्तर पे शारीरिक शिक्षा क्या हो जाएगी, दी जाएगी। अब देखिए अलग अलग सेक्टर पे, अब यहाँ पे एक बात कही गई है, स्थानीय उपलब्धता के अनुसार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा, स्थानीय उपलब्धता के अनुसार। स्थानीय उपलब्धता का मतलब क्या है भाई? देखिए जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट अलग है, वहां पे जो स्थानीय जो विविधता है वो अलग है, वहां की आवश्यकता अलग है, वहां पे जो फिजिकल वर्कआउट का जो मेथड है, जो तरीका है, वो अलग है। केरल में जाएंगे अलग है, महाराष्ट्र में जाएंगे अलग है, यूपी बिहार में आएंगे अलग है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए अलग है, पहाड़ी सेक्टर में अलग है। सबका अपनी जो है कि अलग अलग विविधता है, और उस विविधता को प्राथमिकता देते हुए, स्थानीय विविधता को प्राथमिकता देते हुए जो है कि यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई है। कुछ ऐसे जो है कि क्षेत्र हैं देश के जहाँ पे गीत संगीत को बहुत ज्यादा जो है कि तवज्जो दी जाती है, बहुत ज्यादा जो है कि वैल्यू दिया जाता है, और उसमें सारे लोग जो है कि क्या करते हैं, उसमें लगे होते हैं। बहुत ऐसे क्षेत्र जैसे आपका दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, वहां पे मार्शल आर्ट, कलरी वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वहां के एजुकेशन, वहां के बच्चों को अब आप टी गार्डनिंग सिखाइए, कोई वैल्यू, कोई मतलब नहीं है ना उनको। क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता है, स्थानीय जो विशेषता है वो सपोर्ट नहीं करती है। वहां का विशेषता क्या है, कलरी सीखते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, नृत्य, शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं। असम में चले जाइए, सेवन सिस्टर साइड, उधर के क्लाइमेट का जो स्थानीय विशेषता है वो वहां पे टी गार्डनिंग को सपोर्ट करता है। हिमाचल वगैरह साइड में चले जाइए, देहरादून के ऊपरी जम्मू कश्मीर साइड में चले जाइए, वहां पे सेब की बागवानी, लीची की बागवानी, इन सब की बागवानी के लिए जो है क्लाइमेट सपोर्ट करता है। हालांकि सरकार अपने तरफ से भी देखेंगे
तो फिजिकल एजुकेशन के लिए या फिजिकल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज कर रही है। स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। स्मार्ट सिटी में देखिए, एक सिटी में कहीं नहीं तो कम से कम 5 फिजिकल एक्सरसाइज के मशीनें हर जो है कि चौराहे पे लगी हुई है स्मार्ट सिटी में। जो आपके असम वगैरह क्षेत्र हैं, सेवन सिस्टर या पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्कआउट जिम वगैरह का बहुत ज्यादा लोग वहां पे कुछ बहुत ज्यादा जागरूकता है नहीं, वहां पे सरकार या वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, वो अपनी तरफ से क्या करती है, जिम वगैरह का बंदोबस्त कराती है। जब मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था असम में, मैं वहां पे जिम की बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ तो गवर्नमेंट क्या करती, सपोर्ट करती है, जिम के लिए जगह अवेलेबल कराती है, उसका रेंट देती है, उसमें मशीनें लगवाती है, वहां पे लोगों को जो है कि वहां पे जिम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ जो कंपटीशन होते हैं जिम के, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहन देती है। कम से कम हम आपको इस एरिया में, जैसे असम है, असम में अगर हम 10 जिम दे रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या मान लीजिए गुवाहाटी है, गुवाहाटी में हमने 10 जिम दे रखे हैं सरकार। हालांकि गुवाहाटी एक अपने आप में बड़ा सिटी है, तो वहां पे गवर्नमेंट को जिम देना नहीं पड़ता है, वहां पे खुद ऑलरेडी जो है कि जिम लोग जागरूक है, तो वहां पे प्राइवेट जिम आपको मिल जाएंगे। लेकिन और जो छोटे छोटे टाउन है, वहां पे आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट वहां पे देती है, तो वो कहती है कि ऐसी बात है कि आप किस लेवल पे जाओगे नहीं पता, लेकिन प्रतियोगिता खेलो, जिम की तैयारी करो, जिम्नास्टिक करो, है ना। स्पोर्ट को क्या करती है, प्रमोट करती है। तो इस तरीके से बात की जा रही है कि स्थानीय जो विशेषता है, उस विशेषता को स्थानीय लेवल पे जो संसाधन उपलब्ध हैं, उस संसाधनों के तहत सरकार फिजिकल एजुकेशन को उस सेक्टर में बढ़ावा देगी। और इसे जो है कि एक तरीके से यूं समझिए कि शिक्षा का अटूट पार्ट जो है, अटूट अंग जो है कि बना दिया है ना। ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया है। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। At all level in school, if efforts will be the made to provide a student will gardening, regular sports, yoga, dance and martial arts according to the local availability, so that children can participate in the physical activities and exercise। ठीक है, सरकार इसको प्रमोट कर रही है और बहुत पहले से। ये तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ा गया, लेकिन ये काम बहुत पहले से होता चला आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया है कि जो स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, आप किसी भी स्मार्ट सिटी में चले जाइए, आप पटना चले जाइए, आप बनारस चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, कानपुर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, गुवाहाटी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहां पे जो पार्क वगैरह है, गार्डन वगैरह है, या जो चौराहे हैं, वहां पे हर जगह जो है कि वर्कआउट की कम से कम 5 मशीनें सरकार लगा करके दी। हाँ, वो बात है कि वो सरकारी काम सरकारी तरीके से ही होता है, तो वो हल्की, वो जो मशीनें हैं वो जिम वाली हैवी मशीनें नहीं, हल्की मशीनें हैं, बट है एक्सरसाइज के लिए, एक कॉमन मैन के जो एक्सरसाइज होने चाहिए 4-5 शरीर के, उसके लिए वहां पे जो है कि मशीनें लगी हुई आपको मिल जाएंगी। हालांकि वहीं पे जो है कि कहीं कहीं देखेंगे जो पार्क टाइप का है, वहां पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी गार्डन टाइप का बना हुआ है, बच्चों के लिए भी झूला वगैरह, मशीनें वगैरह लगी हुई, ठीक है। चलो आगे, तकनीक शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है, ठीक है। तकनीक शिक्षा, भाषाई बाध्यता को दूर करने और दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए यहाँ पे तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, तकनीक शिक्षा देने के लिए तकनीक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको आईआईटी में पढ़ाना है, या पढ़ना है, बच्चों को एजुकेट करना है, या मेडिकल का जो है क्लास चल रहा है ना, या बीटेक का क्लास चल रहा है, या कोई भी टेक्निकल जो है कि आईटीआई का क्लास चल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो ये होता था कि फिजिकली टीचर को अवेलेबल होना पड़ता था, बहुत सारे लैब के जो है कि इंस्टॉलमेंट होने चाहिए, तब हम बच्चे को अच्छे से जो है कि एजुकेट कर पाते थे। आज इसकी जरूरत नहीं है। एक हम बड़ी लाइब्रेरी बना रखा, सॉरी लेबोरेटरी टाइप का बना रखा है, एक ही जगह इंस्टॉलमेंट लगा रखा है,
वहीं से जो है कि टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्टर है, ये बोर्ड है, एक जगह से एक टीचर जो है करके बता रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है, और उससे रिलेटेड जो है कि आज उस क्षेत्र के 10-20 जो है कि जो कॉलेजेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें उस चीज को दिखाया जा रहा है। जैसे दिखाना है, मान लीजिए मेडिकल का क्लास चल रहा है ना, तो स्टोन का ऑपरेशन कैसे होगा ये बताया जा रहा है, तो एक डॉक्टर करके दिखा रहा है, वही जो है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से या फिर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो है कि 50 क्लास में उसी चीज को दिखाया जा रहा है, बच्चे देख रहे हैं। तो तकनीकी एजुकेशन, तकनीक की सहायता से क्या हो गया, आसान हो गया। भाषाई बाध्यता जो है कि दूर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो है कि कैप्शन का जो है कि ऑप्शन आ जाता है। हो सकता है कि वो लैंग्वेज जो डॉक्टर बोल रहा है वो हमें नहीं समझ में आया, हमने अपने लैंग्वेज में कैप्शन यूज कर दिया वहां पे, तो जो डॉक्टर कर रहा है, जो बोल रहा है, वहां पे लिख के आ रहा है नीचे, ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया है। आज मैच वगैरह देखते हैं, मैच वगैरह एक ही मैच चल रहा है, मैच एक ही चल रहा है, लेकिन उसमें कितने सारे लैंग्वेज में वो सारी चीजें आ रही है, तो इसके वजह से आसान हो जाता है। दिव्यांगों के लिए आसानी हो जा रही है तकनीक की वजह से। ये सारी बातें यहाँ पे फोकस की गई है ना। चलिए, यही चीज, सेम चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, अब इस शिक्षा नीति में जो मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों में डेवलपमेंट की, वो क्या है? रचनात्मक सोच या सृजनात्मक सोच। सृजनात्मक सोच की बात की गई है, तार्किक निर्णय लेने की बात की गई है ना, नवाचार यानी कि इनोवेशन की बात की गई है, भावना को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, बल दिया गया है। यानी कि बच्चों में नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या फोकस किया जाएगा कि बच्चों को जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, उस एजुकेशन में क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो, सृजनात्मकता हो, ठीक है, क्या हो? तार्किकता हो, बच्चे तर्क करके निर्णय लेना सीखे, और नवाचार यानी कि इनोवेशन, यानी कि बच्चे को हम इस लेवल पे लेके आए एजुकेशन के द्वारा, बच्चा खुद से ही चीजों को सीख करके नई नई चीजों की या नई दिशा में सोचने की पहल कर सके, ठीक है। द एजुकेशन पॉलिसी emphasize encouraging creative thinking, logical decision making and a spirit of innovation among students, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है ना। चलो, इसको पहले मानव शिक्षा विकास मंत्रालय था, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है, ये कब तक चलेगा? तो 3 वर्ष से 8 वर्ष तक, 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन किया गया है, जो निम्न प्रकार है, ठीक है। द एजुकेशन करिकुलम ऑफ चिल्ड्रेन एज 3 to 8 has been divided into groups which are as following 3 से 6 वर्ष के बच्चे, आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, 3 से 6 आंगनबाड़ी कह लीजिए, या बाल वाटिका या प्री स्कूल, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में जो है कि अलग अलग जो है कि नाम जानते हैं, के माध्यम से मुफ्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था को देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, फुल फॉर्म कभी भी पूछा जा सकता है। ECCE है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। अब आंगनबाड़ी देखिए पहले से ही चलता आ रहा है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। आंगनबाड़ी क्या है? पहले से ही चलता आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये आ गई थी कि आंगनबाड़ी में या तो बच्चे जाते नहीं थे, या वहां पे सुविधा नहीं थी, या वहां पे जिसको रखा गया था वो सही से चला नहीं पाता था, या बच्चे जाते थे तो बस पंजीरी खा के, क्या वहां पे पंजीरी बढ़ता है,
पंजीरी बचता है, वो खा के चले आते थे या खिचड़ी खा के चले आते थे, और कुछ ज्यादा वहां पे नहीं होता था। जबकि आज के टाइम में सरकार जो है कि बहुत सारी वैकेंसी निकाली है आंगनबाड़ी से रिलेटेड, आंगनबाड़ी सेविकाओं की जो है कि वहां पे वैकेंसी निकाली गई है, साथ ही साथ वहां पे सुपरवाइज करने के लिए अधिकारियों को जो है कि वैकेंसी निकाली गई है, वहां पे रखा गया है। यानी कि प्रॉपर अब देखा जाए तो सरकार एक तरीके से बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गई है, अलर्ट मोड में आ गई है। और वहां पे अब सिर्फ जो है कि सिर्फ खाने पीने के लिए पंजीरी नहीं है, वहां पे तो एजुकेशन, तो बच्चों का एक तो खेल लायक माहौल बनाना, उनकी देख रेख करना, प्रॉपर उनको जो है कि एक अच्छा इंटरटेनिंग इन्वायरमेंट बना के दिया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पे न्यूट्रिशियस फूड वगैरह दिया जा रहा है, पोषण युक्त जो है वहां पे खाद्य पदार्थ बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, दाल वगैरह, चीनी वगैरह, दूध वगैरह, है ना, इस सब की बातें वहां पे की जा रही है कि बच्चों को हम क्या करेंगे, प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पे शिक्षा भी दी जा रही है, आंगनबाड़ी सेविकाएं वहां पे रखी जा चुकी हैं, उसको देख रेख करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए वहां पे सुपरवाइजर एक रखा गया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसे चलाने की कोशिश की गई है। अभी आने वाला फ्यूचर भविष्य में देखा जाएगा कि ये जो सरकार की एक अपनी जो है कि एक कोशिश है, ये धरातल पर कितना जो है कि रंग दिखाती है। क्योंकि कारण ये है कि हम शिकायतें तो बहुत सारी करते हैं सरकार से, लेकिन सरकार जब कोई कदम उठाती है तो हम पूर्ण रूप से उसका सहयोग नहीं करते हैं, है ना, या उसमें उस क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं वो नौकरी ज्वाइन कर लिए, सेविका बन गई, आशा बहू वहां पे लगी हुई है, सुपरवाइजर लगा हुआ है, सेविका को तनख्वाह मिल रही है, उसमें से 4-5 हजार सुपरवाइजर को दे रहा है, सुपरवाइजर भी खुश है, सेविका भी अपने घर पे, बच्चे भी अपने घर पे, सब कुछ अपना चल रहा है, सिस्टम कागज पे पूर्ति हो रही है। तो ये बहुत मस्त है कि कागज पे सिर्फ पूर्ति ना हो, ये जो सिस्टम बना हुआ है इसके लिए जरूरी है कि चीजें सिर्फ कागज पे सीमित ना हो, धरातल पर ये होती हुई दिखे। तो जब ये धरातल पर होती हुई दिखेंगी तो इनका इंपैक्ट भी दिखेगा, इसका प्रभाव भी दिखेगा। और अगर धरातल पर नहीं सिर्फ कागज पे दिखेगी, जैसे सामान्य तौर पर एक एग्जांपल हम आपको बताएं, सरकार को एक चीज और करनी चाहिए, चलो आगे देखेंगे। एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है। हमारे देश में 3 स्तर का जो है कि शासन व्यवस्था है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्रीय शासन व्यवस्था, राज्य की शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था। तो जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, स्थानीय शासन व्यवस्था है, तो स्थानीय शासन व्यवस्था में आपका आ जाता है ग्राम प्रधान, है ना, ग्राम प्रधान या मुखिया जी आ जाते हैं, मुखिया जी आ जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोग प्रधान बन जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, उनके अपने काम के बारे में उनको खुद ही नहीं पता होता है, और उनको पता नहीं होता, सरकार को अलग से कोशिश करनी पड़ती है, एक टीम, प्राइवेट जो है कि टीम भेजनी पड़ती है कि भैया ऐसा काम करो, सबको पकड़ पकड़ जितने प्रधान है और बीडीसी वाले मेंबर है और जितने भी ये सब स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए लोग हैं, इनको पकड़ के सिखाओ स्थानीय स्वशासन क्या होता है, उसके बारे में बताओ, कैसे काम चलता है वो बताओ। इनको पता ही नहीं है प्रधान मुखिया को, इनको स्थानीय लेवल पे 6 कमिटियां बनानी पड़ती है, 6 समिति का निर्माण करना पड़ता है। उस 6 समिति में से एक समिति होती है शिक्षा समिति, उसमें से एक समिति कौन सी होती है, शिक्षा समिति। और शिक्षा समिति का काम ही क्या होता है, उस ग्राम प्रधान के क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जितने भी विद्यालय हैं, वहां पे जाए, शिक्षा समिति का मेंबर जाए, देखे वहां पे बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे अब्सेंट हैं, चेक करे, कितने जो है कि टीचर आए हुए हैं, कि स्कूल में कितने टीचर हैं, पता चल रहा है टीचर वहां पे 5 है, आए हुए 2 हैं, कौन सा क्लास चल रहा है, कौन सा क्लास नहीं चला है, कितना कोर्स हुआ है, कितना कोर्स नहीं हुआ है। ये सारे देख रेख का काम किसका है,
शिक्षा समिति का है। बनाएगा कौन? ग्राम प्रधान या मुखिया। इनको खुद ही नहीं पता है ये क्या बनाएंगे, और हम सारा दोष किसे मर देते हैं? सरकार को। इस सरकार तो आपको एक सिस्टम बना के दे दिया है ना, उस सिस्टम को चलाना और उस सिस्टम में जो है कि आगे बढ़ना आपकी जिम्मेवारी है। वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप भी तो देख रेख करो। ये काम किसका है? प्रधान का है। नहीं होता है लोकल लेवल पे, भाईचारा निभाया जाता है। यहां तक कि ग्राम प्रधान को अपने लोकल एरिया में टैक्स लगाने का अधिकार है, कर लगाने का अधिकार है। जगह जैसे नगर पंचायत वाले लगाते हैं, आप देखे हो ना, जैसे टाउन वगैरह शहरों वगैरह में जाओ तो जो टैक्सी वाले होते हैं या ऑटो वाले होते हैं या जीप वाले होते हैं, वो लेके जाते हैं तो ये टैक्सी स्टैंड होता है, जीप स्टैंड होता है, वहां पे खड़ा करते हैं। नगर पंचायत वाला वहां पे खड़ा होता है, भाई 10 रुपया दो, आए हो गाड़ी लोड किए हो 10 रुपया दो मारो। वो सरकार ऊपर से नियम बना के नहीं भेजती है तो तुमको यहाँ 10 रुपया नहीं जो है कि टैक्स वसूलना, नहीं। नगर पंचायत वहां पे जो जीता हुआ है वो रूल बनाया हुआ है, भैया ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे तुम टैक्सी स्टैंड बना रखे हो, ऑटो स्टैंड बना रखे हो, प्रति जो है कि टर्न पे हम आपसे 10 रुपया वसूलेंगे। अगर आप दिन भर में 5 टर्न मारते हैं तो 10 रुपया के हिसाब से 50 रुपया हो गया, नगर पंचायत के कोष में वो जमा हो जाएगा, उससे वो क्षेत्र का विकास करेगा। वैसे ही ग्राम प्रधान का अधिकार होता है ना। तो हम एजुकेशन पॉलिसी पे यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा उधर डिटेल में नहीं जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारी बातें सुनिश्चित की जाएगी। आंगनबाड़ी, ये प्री प्राइमरी, कहीं पे उसे आंगनबाड़ी बोलते हैं, कहीं पे बाल बाटिका बोलते हैं, प्री स्कूल बोलते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो हम क्या देखे थे, 3 से 6 और यहां से 6 से 8, 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आंगनबाड़ी वाले सिस्टम पहले स्ट्रॉन्ग नहीं। अब लाइट कट गई, हो सकता है शट डाउन हो जाए क्लास, तो वैसे भी क्लास पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में देख लिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी खेल पूरा जो है कि बच्चे के मन माफिक एक माहौल बना के दिया जाएगा, उसी अनुसार उसकी शिक्षा व्यवस्था वहां पे की जाएगी। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन है ना, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, इस शिक्षा नीति के अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन जो है की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना? NMFLC की स्थापना। अब इसलिए ये जानना जरूरी है क्योंकि जब मैं आपको प्रश्न देख रहा था कि कौन कौन प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराना है, वहां पे एक प्रश्न ये पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस संस्था की स्थापना की बात की गई है। तो वहां पे इस तरह के संस्थानों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसकी स्थापना की बात की गई। यही चीजें यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण है ना, SSSA इसे बोलते हैं, द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई जाएगी क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थापित एक नया नियामक निकाय है जो स्कूलों की गुणवत्ता सुनिश्चित और विनियमित करता है। ठीक है, ये स्टेट लेवल पे एक संस्था बनाई जाएगी, कौन सी? द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और ये क्या करेगी? तो राज्य के विभिन्न स्कूलों की गुणवत्ता क्या है, वहां पे टीचर की जो है कि क्वालिफिकेशन क्या है, जो क्लास लिया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इस तरह की देखरेख मॉनिटरिंग करने का काम जो है कि सिस्टम
ये जो है कि संस्था करेगी। ठीक है, द स्टैंडर्ड स्कूल द स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA in India is a new regulatory body established under the new education policy 2020 that ensure and regulates the quality of schools। ठीक है, राज्य सरकारों द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु मिशन क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। ठीक है, बात हो गई, ये बस याद रखना है, 2025 तक ये काम करना है। भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण, भाषाई विविधता को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा। कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय मातृभाषा को कक्षा 8 और भविष्य की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। अब दिया गया है, ये थोड़ी सी समस्या है, ये थोड़ी सी क्या है, समस्या है। समस्या क्यों है भैया, आप क्लियर बोलो। सुझाव दिया गया यानी किया गया है, मातृभाषा में देंगे, क्लियरिटी रखो, या तो लाइन के इस पार रखो या तो लाइन के उस पार रखो, है ना। अगर आप इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हो तो क्लियर कहो, इंग्लिश लैंग्वेज में चीजें होंगी, है ना। या तो मातृभाषा को बढ़ावा दे रहे तो पूरा मातृभाषा में चीजों को अवेलेबल कराओ। 8 तक होगा, 8 के ऊपर हायर एजुकेशन में भी सोचा जाएगा कि सुझाव दिया गया कि हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में भी इसको जो है कि मातृभाषा को जो है कि लागू किया जाए। मतलब क्या है ये सुझाव देने का मतलब, क्लियर बताओ। सुझाव दिया गया है क्या होता है, इंश्योर करो कि या तो मातृभाषा में होगा उच्च शिक्षा या अंग्रेजी में होगा। क्लियर बताओ ना, इसको क्लियर बोलो। सुझाव दिया गया है क्या होता है, बच्चा पता चलता है कि 10th 12th तक मातृभाषा में पढ़ा जा रहा है, 8 तक प्योर मातृभाषा में पढ़ा, मदर लैंग्वेज में पढ़ा, उसके बाद जाए तो इंग्लिश मीडियम में जो है कि वो कन्वर्ट होने लगा, फिर वहां पे समस्या आनी शुरू हो जाती है। हायर एजुकेशन में प्योर इंग्लिश में चला जाता है, फिर बच्चे को समस्या होती है। तो ये क्लियरिटी लाओ। पहले के जमाने में जो ब्राह्मण व्यवस्था है, ब्राह्मण व्यवस्था को जो क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है, उस आलोचना में यह कहा जाता है कि संस्कृतवादी 10% लोग थे, 10% संस्कृत बोलने वाले लोग थे जो पूरे ब्राह्मण व्यवस्था को कंट्रोल करते थे। वही ऊपर बैठे थे, अपर क्लास थे, मलाई खाते थे, मस्त जो है कि उन्हें कोई मेहनत करना नहीं पड़ता था। आज भी तो वही है ना, क्या है, 11 से 12% लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। वही तो है, वही है ना। लैंग्वेज सिर्फ चेंज हो गई है। ब्राह्मण व्यवस्था को 10% संस्कृत बोलने वाले लोग चलाते थे, आज की आधुनिक व्यवस्था को 10-12% अंग्रेजी बोलने वाले लोग चलाते हैं। तो इस बात की क्लियरिटी करो, क्लियरिटी दो कि हाँ भाई, प्राथमिक शिक्षा या हायर एजुकेशन में हम पूरा जो है मातृभाषा को रखेंगे, अंग्रेजी नहीं रखेंगे। नहीं तो अंग्रेजी रखना तो उसी को रखो, क्लियर बोलो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समस्या वाली बात की गई है, बट ठीक है, इट्स ओके। आगे चलते हैं। मदर टंग और लोकल रीजनल लैंग्वेज इज सजेस्टेड टू बी द गिवन priority in education up to classes 5 and for class 8 and future education। ठीक है, चलो मान लेते हैं। स्कूली और उच्च शिक्षा में संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प होगा। चलो भैया, विकल्प होगा, ठीक है। किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं, बाध्यता डाल भी नहीं सकते हो।
बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे पाठ्यक्रम सामग्री विकसित किया जाएगा। बधिर छात्र मतलब कि जो नहीं बोल पाते, मुख बधिर हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। भारतीय संकेत भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, है ना। साइन लैंग्वेज को पूरे भारत में मान्यता दी जाएगी, इसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है। भारतीय भाषाओं में संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेट एंड इंटरप्रिटेशन IITI, है ना। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फारसी पाली प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान को स्थापित किया जाएगा। ये बहुत जरूरी भी था कि बहुत सारे हमारे प्राचीन भाषा, प्राचीन जो पुरातत्व या साक्ष्य मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं में है, तो उनको जानना, रिसर्च करना, उनको शोध करना, उसे आज की भाषा में कन्वर्ट करके हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये संस्था है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये लास्ट स्लाइड यहाँ पे देखिए, है ना। इन संस्थानों में मातृभाषा व स्थानीय भाषा के विकास पर बल दिया जाएगा। चलो ये बात तो ठीक यहाँ पे। अब पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में नहीं देखेंगे। ठीक है, इसे कहाँ तक कब देखेंगे हम? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।